Hello, children. Very good morning. I think all of you are fit and fine. After long time, I am sending you some work with the help of video, है ना? In science, we have completed up to lesson number 13. Okay? Lesson number 1, 2, 3, 4, 5. That means up to 13 we have completed exercises and question answer. Only one lesson we have that we will read in January. Okay? Now, during these days, we will revise some general knowledge and some general questions related to general science. We will revise some questions related to lesson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. Once again, we will revise exercises. Some questions related to plants, animals habitat, reproduction in animals, reproduction in plants, safety first, weather, season, etc. Okay, we will revise questions like short questions, MCQ, true or false, fill in the blanks, match the followings and define the followings. So today, children, we will learn about general knowledge. So I hope all of you listen carefully and try to learn some general questions that are very important for us, है ना? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जनरल नॉलेज में जिसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग कि आज कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जानेंगे, है ना? जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करेंगे, उसके आंसर को जानेंगे, उसके आंसर को एक्सप्लेनेशन को भी जानेंगे कि आखिर इसका आंसर क्यों ऐसे होता है। तो आपको याद करना है और अच्छी तरह से इसको अपने जो कॉपी है आपके पास उसमें इसको राइट भी करना है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जनरल क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाइज आवर ब्लड? इट मीन्स हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन्स होता है जो हमारे ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है ना। क्या? क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब हमारा फूड जो भी खाते हैं जब उसका डाइजेशन होता है तो डाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो विली होता है वो क्या करता है, वो जो फूड आइटम्स होता है उससे जो भी ब्लड बनता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद जब हमारे ब्लड बॉडी में जाता है तो उसको प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है? तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गन्स प्यूरिफाइज आवर ब्लड? तो राइट आंसर इज किडनी। राइट आंसर इज किडनी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द एनिमल विथ ए हम्प ऑन इट्स बैक इज? द एनिमल विथ ए हम्प ऑन इट्स बैक इज, द राइट आंसर इज कैमल। इट मीन्स क्या होता है, कैमल को हम लोग जानते हैं, कैमल को क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट, इसको मरुस्थल का जहाज बोला जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी आसानी से मरुस्थल में चलता है, सैंड पे चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि इसका जो फीट होता है ना, इसका जो पैर जो होता है उसके नीचे क्या होता है, काफ़ी स्पॉन्जी होता है, गद्दीदार होता है। इसलिए जब वो चलता है ना सैंड पे, बालू पे चलता है तो बालू पे क्या करता है, वो धंसता नहीं है, वो फिसलता नहीं है। इसीलिए वो काफ़ी तेज़ी से चलता है क्योंकि उसका जो पैर होता है ना, फीट जो होता है वो काफ़ी स्पॉन्जी होता है, गद्दीदार होता है। इसीलिए उसको हम लोग शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज CPU। ऑलरेडी आप लोग को कंप्यूटर सर पढ़ाए होंगे, कंप्यूटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज CPU, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज? द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। क्या होगा? एशिया, है ना। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके बाद का क्वेश्चन है, हु रोट रामायण? रामायण किसने लिखा है? ऑलरेडी आप लोग देखे थे लॉकडाउन में दूरदर्शन चैनल पर इसका प्रसारण किया गया था रामायण का, जो लॉकडाउन में हम लोगों ने उसका फायदा उठाया। रामायण एक बार फिर से हम लोगों ने देखा। तो जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो रामायण के लिखने वाले वाल्मीकि थे। कौन थे? वाल्मीकि थे। तो रामायण क्या है? रामायण का क्या है, काफ़ी होली बुक है, मतलब काफ़ी पवित्र बुक माना गया है रामायण को। रामायण है, महाभारत है, ये सब हिंदू लोगों का क्या है, काफ़ी पवित्र बुक माना गया है। उसी तरह से मुस्लिम भाई लोगों का क्या है, कुरान है। उसके बाद सिख का क्या है, गुरु गोविंद साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब है। उसी तरह से क्रिश्चियन का क्या है, बाइबल है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो अलग अलग
रिलीजन्स के जो लोग होते हैं उसको मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसमें काफ़ी उनकी विश्वास होती है, उसमें बहुत आस्था होता है। तो उसी तरह से यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, हु रोट रामायण। तो रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। किसने लिखे थे? वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ए न्यूबॉर्न बेबी। इट मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी जो जन्म लेते हैं तो उनके बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 300। कितने होते हैं? 300 बोन्स होते हैं। लेकिन जब एडल्ट, वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, जब पूर्ण रूप से एडल्ट पर्सन होते हैं, तो उसमें टोटल कितने हो जाते हैं? 206 होते हैं। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है उसके बॉडी में उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, 300। लेकिन जब धीरे धीरे जब जैसे जैसे वो बड़े हो जाता है ना, वैसे वैसे बहुत सारे जो उसके बोन्स होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट करते जाते हैं, और ज्वाइंट करने के बाद फाइनली उसमें कितने बच जाते हैं? 206 बचते हैं। कितने बचते हैं? 206। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, तो उसके बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, तो आपको बोलना है 300। कितने बोलेंगे? 300। लेकिन जब वो एडल्ट पर्सन हो जाता है आफ्टर 20 ईयर्स और 24 ईयर्स, तो उनके बॉडी में टोटल 206 बोन्स होते हैं, है ना। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, किसी से पूछना भी है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज है। अगर आपको याद है तो आप किसी से पूछिए, उसको बताइए। इसी तरह से जनरल आपका नॉलेज धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो पर डे क्या करना है कि आपको कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज को पढ़ना है। ऑलरेडी आपके जीके मोरल साइंस मैम पढ़ाती है, आपको जीके भेजती है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी हम लोग पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में भी बहुत सारे जनरल नॉलेज मिलता है। उसके बाद मार्केट में बहुत सारे जीके की बुक मिलती है, जैसे पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण है, सामान्य ज्ञान दर्पण है, स्पीडी है। बहुत सारे बुक्स मार्केट में मिलते हैं जो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टियर्स क्या है? मार्टियर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। मार्टियर डे की मतलब क्या बोलते हैं? शहीद दिवस, जिसको बताया जाता बोला जाता है शहीद दिवस, है ना। तो ये कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, है ना। 1948 को गांधी जी की हत्या की गई थी। इसीलिए क्या किया जाता है कि हर साल 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। तो आपको इस तरह से याद रखना है। इस तरह से आप याद कीजिएगा तो काफ़ी आसानी से आपको याद भी होगा, आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ इज, मतलब अर्थ पे सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल का नाम क्या है? चीता। क्या बोलते हैं उसको? चीता बोलते हैं। CHEETAH, चीता लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं उसको हम लोग चीता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 22, मतलब हम लोग 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। जैसे बहुत सारा डे मनाया जाता है, एयरफोर्स डे, इंडियन नेवी डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि ऑलरेडी हम लोग साइंस में पढ़े हैं कि जून में मनाया जाता है, टीचर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। तो बहुत सारा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अलग अलग मंथ्स में अलग अलग जो डेट आते हैं उन सब में अलग अलग डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? व्हेन वी सेलिब्रेट अर्थ डे, अप्रैल 22। न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज, द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज, ऑलरेडी आप लोग को मालूम होगा, है ना, बनियान ट्री। क्या बोलते हैं? बनियान ट्री, जिसको हम लोग बरगद का पेड़ बोलते हैं। आप लोग देखे हैं बरगद का पेड़ कैसा होता है? देखे हो बरगद का पेड़? नहीं देखे हैं? जरूर देखे होंगे आप लोग। अगर रूरल एरियाज से, जगहों से बिलोंग करते हैं तो वहाँ अक्सर देखने को मिलता है। शहर में भी जब हम लोग रहते हैं, जैसे आपका रोड नंबर 7 में स्कूल है, तो स्कूल के बगल में क्या है? शाखा फील्ड है। तो शाखा फील्ड का जो गेट है इधर से रोड नंबर 7 से, उसके सामने बनियान ट्री है ना, जिसको हम लोग बरगद का पेड़ बोलते हैं। बहुत सारा उसमें क्रॉप रूट्स होता है, बहुत भयंकर होता है, उसका काफ़ी लॉन्ग लाइफ होता है बनियान ट्री का, है ना। तो ये हमारा नेशनल ट्री है। उसी तरह से इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक है ना। तो बहुत सारा है जो हम लोग को जानना है। ये सब मेरा क्या है? जनरल नॉलेज है। तो आप लोग को याद करना है और इसको अच्छी तरह से, या टाइम टू टाइम कभी मिले, कोई मिलता है तो किसी के साथ शेयर भी करना चाहिए। अगर आप कुछ जानते हैं तो शेयर करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का सबसे लंबा एनिमल्स कौन सा होता है? जिराफ। जिराफ देखे हैं आप लोग? पटना जू में चले जाइए, वहाँ पे दो दो जिराफ है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, है ना चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ये भी देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ऑलरेडी आप लोग ने कंप्यूटर में पढ़े होंगे, जैसे आपका मोबाइल भी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी रैम होता है ना। हम लोग पता करते हैं कितने जीबी का रैम है ना। तो ये सब
जानकारी होना चाहिए। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब कितना ज़्यादा ये मेमोरी को सपोर्ट करता है जिसमें हम लोग उसको स्टोर करते हैं ना, जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो कि ऑलरेडी हम लोग कभी न्यूज़ में, पेपर में अक्सर इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके बारे में दिया जाता है। कुछ दिन पहले भी इसके बारे में दिया गया था, वहाँ पे उसका 1 ईयर कंप्लीट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुछ डेकोरेशन वगैरह किया गया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी वहाँ गए थे। तो ये क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। द स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है? गुजरात में है। किसका स्टैचू है वहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और भी इसको जानकारी लेना है तो आपके घर में जो भी पर्सन है उनसे आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और भी डीपली नॉलेज लेना है तो गूगल में सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा जो स्टैचू है, स्टैचू मीन्स क्या होता है? मूर्ति। तो सबसे लंबा स्टैचू है वो कहाँ है? इंडिया में है। स्टैचू का नाम क्या है? द स्टैचू ऑफ यूनिटी। और किसका किसका स्टैचू बनाया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंग वंस ऑफ द हॉर्सेस इज कॉल्ड। द यंग वंस ऑफ द हॉर्सेस इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? कोल्ट। यानी कि जो हॉर्स जो न्यूबॉर्न बेबी को जो जन्म देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर, द बिगेस्ट सी एनिमल इज डॉल्फिन। द बिगेस्ट सी एनिमल यानी समुद्र में सबसे बड़ा जो एनिमल्स रहता है उसका नाम क्या है? डॉल्फिन। क्या नाम है? डॉल्फिन। आपको याद रखना है ना। आप लोगों ने डॉल्फिन देखा भी होगा, है ना। देखते हैं डॉल्फिन का, कभी कभी वो क्या करता है, पानी में बहुत सारा सर्कस भी करके दिखाता है, तो उसको हम लोग डॉल्फिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। थार डेजर्ट। इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? थार डेजर्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने 16 क्वेश्चन देखे। बाकी आगे का भी क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है वो क्या है, सो यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए दिया गया है ना। थोड़ा सा कैप पहन लेते हैं, थोड़ा ठंड ज़्यादा पड़ रही है ना, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए क्रिकेट टीम। जो क्रिकेट का जो टीम होता है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं टोटल? आप लोगों को पता है, आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए जो क्रिकेट जो का जो एक टीम होता है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स। कितने होते हैं? 11 प्लेयर्स। उसी तरह से बहुत सारे ऐसा गेम्स है जिसमें अलग अलग नंबर्स प्लेयर्स का होते हैं। जैसे फुटबॉल में कितने होते हैं? उसमें भी 11 होता है। हॉकी उसमें भी कितना होता है? 11 होता है। हॉकी क्या है? हमारा इंडिया का नेशनल गेम है। हमारे इंडिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? हॉकी है। हॉकी में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। उसके बाद गेम आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? 5। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। पोलो में कितने होते हैं? 4। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। जो वॉलीबॉल जिसको किससे खेला जाता है? हैंड से खेला जाता है। तो वॉलीबॉल में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। फिर कबड्डी, जैसा कि देख सकते हैं अभी कबड्डी का कुछ दिन से क्रेज चल रहा है, 4-5 साल से। बिहार का भी कबड्डी का टीम है ना। तो कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 7 ईच टीम में होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसके बाद एक और गेम आता है खो खो। खो खो में 9 प्लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 9 प्लेयर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, उससे बहुत सारे हम लोगों ने अलग अलग गेम्स के अलग अलग प्लेयर्स के बारे में जाने कि एक टीम में कितने प्लेयर्स खेलते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन आता है क्या है, हाउ मेनी डेज डज अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इट मीन्स जो पृथ्वी जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में कितना टाइम टेकिंग होता है, कितना टाइम लेता है? 365 डेज। कितना टाइम टेकिंग होता है? 365 डेज। तो जो अर्थ रिवॉल्व करता है जिसको हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इसके कारण क्या होता है? सीजन चेंज होता है। क्या होता है? सीजन चेंज होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, तो सीजन चेंज होता है। और 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम टेकिंग होता है? 365 डेज। और इसी तरह से रिवॉल्यूशन और साइंस में एक और टर्म बताए थे, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन क्या करता है? वो अपने एक्सिस पे 1 राउंड कंप्लीट करता है। तो उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम टेकिंग होता है? 24 आवर्स। और
और रोटेशन के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट। रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है, और रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है। और रोटेशन का टाइम टेकिंग है टोटल 24 आवर्स, और रिवोल्यूशन का कितना है, 365 days. Yes, very nice question. This is the related to science. So all of you have to learn, children. Next question, which is the densest, क्या है, डेंसिएस्ट जंगल इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे घना जो जंगल है पूरे वर्ल्ड का, उसका नाम क्या है, अमेजन। क्या नाम है, अमेजन नाम है। काफ़ी घना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि उसमें कोई इंटर नहीं कर सकता है, इतने ज़्यादा वो डेंस फॉरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। बहुत सारे जो प्लांट्स है काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी क्लोज ग्रो किए हुए हैं, इसीलिए उसको काफ़ी हम लोग डेंस बोलते हैं। डेंस मतलब घना होता है। डेंस का ये क्या है, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब अपर क्लास में जाइएगा ना तो आपको डिग्री पढ़ाया जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे गुड का गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह से टॉल, टॉलर, टेस्ट, टॉलेस्ट, है ना। तो उसी तरह से डेंस से होता है, डेंस का ये डेंसिस्ट दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। अब देखिए यहाँ पे एक और सा जनरल क्वेश्चन आया है जो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है ना। व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, आप लोग को मालूम है क्योंकि आप लोग टीचर्स डे बहुत सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग लास्ट ईयर भी टीचर्स डे सेलिब्रेट की, इस ईयर तो आप लोग आप लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, सारा कोरोना महामारी के कारण सारा सिस्टम खत्म हो गया है ना। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ईयर से हम लोग फिर जब स्कूल खुलेगी तो सारा सिस्टम अप टू डेट हो जाएगा, है ना। चलिए, तो व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड, 5 सितंबर, सितंबर 5 यानी 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उसी दिन जन्म हुआ था, इसीलिए उनके जन्मदिन पे क्या किया, गवर्नमेंट ने टीचर्स डे मनाने का निर्णय लिया, और उसी समय से ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो ये जो दिया गया है ये अकॉर्डिंग टू एरिया दिया गया है। क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी एरिया के अनुसार सबसे छोटा स्टेट क्या है, तो सबसे छोटा स्टेट गोवा है। लेकिन अगर कोई से पूछेगा कि एरिया में सबसे बड़ा स्टेट क्या है तो वो राजस्थान होगा। तो अब गोवा, यहाँ पे जो गोवा दिया गया है, गोवा का मतलब कितना एरिया है, तो यहाँ का इसका एरिया बहुत कम है ना, 3702 किलोमीटर इसका एरिया है ना। और सबसे बड़ा राजस्थान है, राजस्थान का कितना दिया गया है, 34,0239 किलोमीटर इसका एरिया है। अब देखिए ये तो अकॉर्डिंग टू एरिया दिया गया, अकॉर्डिंग टू अगर पूछेगा कि बताइए एरिया में मतलब क्षेत्रफल, जिसका एरिया हम किससे निकालते हैं, लेंथ और ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया निकलता है। तो सबसे कम लेंथ और ब्रेथ किसका है, गोवा का है। सबसे ज़्यादा किसका है, राजस्थान का है, अकॉर्डिंग टू एरिया। लेकिन अगर हम लोग पॉपुलेशन में यानी जनसंख्या पे काउंट करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट और सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन है, तो यूपी जो है वो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, जिसका पॉपुलेशन 20.42 करोड़ है। लेकिन अगर सबसे स्मॉलेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम स्टेट है, जिसका 6.19 लाख इसका क्या है, पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, है ना। कहता है, हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन। हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी। हम महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। कोई भी पूछेगा आपसे कि हु इज द फादर ऑफ नेशन, तो बोलेंगे महात्मा गांधी। हु इज द अंकल ऑफ आवर नेशन, चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। एंड हु इज द ब्रदर ऑफ आवर नेशन, उसको बोलते हैं सीआर दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी, अंकल ऑफ आवर नेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड ब्रदर ऑफ आवर नेशन चित्तरंजन दास। ब्रदर ऑफ आवर नेशन चित्तरंजन दास, आपको याद रखना है ना। फिर कभी हम आपको जनरल क्वेश्चन भेजेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो। जो रेनबो होता है उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं। हैव यू सीन रेनबो, आप लोग नहीं देखे ना, स्कूल देखिए, अगर खुल गई इस सेशन में तो मैं आप लोग को रेनबो जरूर उसको क्लास में दिखाऊंगा, है ना। क्या करते हैं, एक प्रिज्म लाते हैं, अब प्रिज्म से जैसे ही लाइट को क्रॉस करते हैं ना, तो जब प्रिज्म से लाइट होकर क्रॉस करता है तो प्रिज्म क्या करता है कि जो व्हाइट लाइट होता है उसको 7 कलर में स्प्रेड करता है, और वही 7 कलर होता है जो रेनबो का फॉर्मेशन करता है। कभी कभी बारिश होती है ना, बरसात का मौसम होता है, तो जब बारिश होती है तो बारिश जब छूट जाती है, बारिश होना बंद हो जाता है, और जब सनलाइट निकलती है तो कुछ वाटर के जो ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाते
हैं ना, और उससे होकर जब सनलाइट क्रॉस करती है तो वहाँ से वो जो सन का जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर में स्प्रेड करता है, और बहुत सुंदर सा जो नज़ारा दिखाई देता है, जो दृश्य दिखाई देता है, वही रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, तो आपको बताना है 7 कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। आपको मालूम होगा ब्लू व्हेल, क्या बोलते हैं, ब्लू व्हेल। विच इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। आप लोगों को मालूम होगा, विच फेस्टिवल्स इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, ओनम। क्या बोलते हैं, ओनम। जनरली ये केरला में मनाया जाता है ना, जो केरल के लोग होते हैं इसको काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स ओनम, फेस्टिवल ऑफ लाइट दीपावली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली। तो इस तरह से अलग अलग फेस्टिवल्स को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम बोलेंगे फेस्टिवल ऑफ लाइट तो क्या हो जाएगा, दीपावली। फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स ओनम। तो आपको याद करना है बच्चों, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को याद करना है हमेशा। अक्सर क्वेश्चन को कब जब भी टाइम मिले ना तो आपको जीके पढ़ना है, जनरल नॉलेज। वो जनरल नॉलेज क्या होता है, साइंस से रिलेटेड हो सकता है, मैथ से रिलेटेड हो सकता है, एसएसटी से रिलेटेड हो सकता है, जीके से रिलेटेड हो सकता है। यानी जनरल स्टडी आप कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ सकते हैं। कभी कभी मान लेते हैं आप बैठे हैं, आप बोरिंग हो रहे हैं, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो कुछ क्वेश्चन आप खुद से सोचिए कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, कब होता है। तो थोड़ा सा आपका क्या होगा, आपका जो माइंड थोड़ा सा ओपन होगा, और जो आप घर पे बोरिंग फील कर रहे हैं तो आप उसके साथ इंजॉय कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, देखिए, हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव, है ना। देखिए आप क्वेश्चन पहले भी बताए थे आप लोग, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसमें 300 बोन्स होते हैं, 300 बोन्स होते हैं। लेकिन देखिए, हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव, जो वयस्क आदमी होता है जो उसके पास, इंसान के पास कितना होता है, 206 होता है। तो बाकी कहाँ चला गया 94 बोन्स। तो 94 बोन्स क्या होता है, जैसे जैसे यंग वंश धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो कुछ जो बोन्स होते हैं ना वो ज्वाइंट होकर एक बोन्स फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से जो एडल्ट पर्सन होते हैं उसमें 206 बोन्स होते हैं, और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें 300 बोन्स होते हैं। तो आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, हु वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था, सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया था। तो देखिए मून पे सबसे पहले एक डॉगी को भेजा गया था जिसका नाम था लाइका। क्या नाम था, लाइका। लेकिन कोई आपसे पूछेगा कि सबसे पहले मून पे किस एनिमल्स को भेजा गया, तो एक डॉगी को भेजा गया जिसका नाम था लाइका, है ना। लेकिन इंसान सबसे पहले वहां कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग। कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग। ये कब गया था, जुलाई 1969 में, यानी 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने वहां पे कदम रखा था। कहाँ रखा था, मून सरफेस पे। अब देखिए, कभी कभी हम लोग इमेजिन करते हैं कि जैसे आपको फोर्स पढ़ाए थे, है ना, फोर्स में बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ होता है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप लोग बताइए। कोई भी ऑब्जेक्ट्स को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं तो क्या करता है, अर्थ अपने फोर्स से अपनी ओर पुल करता है। तो जो पुल करता है ना उसी को हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। जो वहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, अर्थ के कंपेरेटिवली मून पे 1/6 होता है। 1/6 मतलब मान लेते हैं कि अर्थ सरफेस पर आपका वेट 60 kg है, तो आप अगर मून पे चले जाइएगा तो उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो वही मून सरफेस का वेट हो जाएगा। इसीलिए वहाँ पे जो भी साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं ना, तो वो कैसे चलते हैं, कंगारू के जैसा चलते हैं, उछल उछल के चलते हैं कंगारू के जैसा। अगर वो नहीं चलेंगे, हल्का सा जंप करेंगे तो काफ़ी ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं कि जब वो ऊपर जंप करेंगे तो वहाँ पे उसको खींचेगा। तो वहाँ क्या करते हैं, वो दोनों हाथ और पैर दोनों को ऐसे करके उछल उछल के चलते हैं, किसके जैसा, कंगारू के जैसा चलते हैं। तो आप अपर क्लास में जाइएगा तो और डीपली इसके बारे में बताया जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। यानी अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, उसका नाम क्या है, सन। तो सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। और देखिए बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, है ना, हम अर्थ सरफेस पे बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे छोटे स्टार्स दिखाई देते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि जब काफ़ी क्लोज सन है तो इतना बड़ा दिखाई देता है, तो सन से वो कितना दूर है, कितना छोटा दिखाई देता है। तो बहुत ऐसे स्टार्स हैं जो सन से भी बड़ा है, लेकिन हमारी पृथ्वी से इतनी दूर है, इतनी दूर है कि वो काफ़ी छोटी छोटी दिखाई देती है ना। चलिए, तो विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द प्लेनेट अर्थ, सन। क्या होगा आंसर, सन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द वाटर। अब वाटर का जो है स्टैंडर्ड टेस्ट कैसा होता है, आप लोगों ने वाटर ड्रिंक किया होगा, वाटर का टेस्ट कैसा होता है,
कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है बिल्कुल। लेकिन अगर उसमें कोई मटेरियल मिला दीजिए, शुगर मिलाते हैं तो उसका टेस्ट मीठा होता है, स्वीट होता है। अगर सॉल्ट मिलाते हैं तो सॉल्टी हो जाता है, और भी किसी तरह का कुछ मटेरियल्स मिलाते हैं तो उसका टेस्ट उसी तरह का होता है। तो पानी का कोई भी टेस्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको टेस्टलेस बोलते हैं। इसका कोई कलर भी नहीं होता, इसलिए इसको कलरलेस बोलते हैं। इसका कोई स्मेल भी नहीं होता, इसके लिए इसको स्मेललेस बोलते हैं। हिंदी बोले तो स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, ये वाटर का फंक्शन है ना। वाटर का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? ना इसका कोई टेस्ट होता है, ना कोई स्वाद होता है, इसलिए इसको स्वादहीन बोलते हैं। ना कोई इसका गंध होता है, इसलिए इसको गंधहीन बोलते हैं। और ना कोई इसका कलर होता है, इसलिए इसको रंगहीन बोलते हैं। न रंग न होता है तो रंगहीन, स्वाद नहीं होता है तो स्वादहीन, और गंध नहीं होता है तो गंधहीन। ये वाटर का सबसे बड़ा क्वालिटी है। लेकिन अगर उसमें जिस कलर को मिलाते हैं उसी कलर को का वो हो जाता है। अगर रेड डालते हैं तो वाटर रेड कलर हो जाता है, ग्रीन डालते हैं तो ग्रीन कलर का हो जाता है, हैं तो ब्लू कलर का हो जाते हैं। तो ये वाटर का क्या है? क्वालिटी है ना। तो आप लोग को याद, कोई पूछेगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द वाटर? टेस्टलेस। व्हाट इज द स्टैंडर्ड कलर ऑफ द वाटर? कलरलेस। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड क्या होगा? स्मेल ऑफ द वाटर, तो स्मेललेस हो जाएगा। ना कोई स्वाद होता है, ना रंग होता है, ना गंध होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ डाला जाए उसी कलर का हो जाता है, उसी तरह का स्मेल आता है, उसी तरह का फ्लेवर आता है ना। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में भी जानते हैं। विच इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी? इसका आंसर क्या होगा? स्किन। स्किन जो है वो हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव ऑर्गन होता है। तभी तो देखते हैं कि हल्का सा एक चींटी भी काटती है तो पता चलता है, ओ हो लगता है कुछ काट रहा है ना। तो ये सब सारा क्यों पता चलता है? इतना सेंसिटिव ऑर्गन्स है, इसीलिए पता चलता है। तो विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी? स्किन। तो क्या होगा आंसर? स्किन। तो बॉयज, आज के लिए आपका क्लास वर्क इतना ही है। आप इसको अच्छे से फिर से पढ़िएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स जो मैं दिया हूँ इसको सुनने का कोशिश कीजिएगा। पढ़िएगा नहीं, पढ़िएगा भी तो थोड़ा सा इसको राइट कीजिएगा। जो मैं बताया हूँ उसको सुनने का कोशिश कीजिएगा। अगर सुनते सुनते आपको क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल सुनते सुनते याद होगा, तो बार बार कोशिश करना है कि जो भी मेरा क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़े। इसी तरह से क्वेश्चन क्या करना है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी आपको साइंस का क्वेश्चन लेसन 1 2 3 4 जो भी एक्सरसाइजेज है, जो भी आपका लेसन है, सारे में इसी तरह का आंसर बनाऊंगा, आप लोगों को दूंगा। चाहे वो ट्रू और फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग्स है, डिफाइंस द फॉलोइंग्स है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी है सारे को इसी तरह से दिया जाएगा, है ना। और उसको समझने का कोशिश करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये वीडियो को सुनने का कोशिश कीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो मेरे को कॉल कीजिएगा पर्सनली, और जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका अपना डाउट कंफ्यूजन है उसको दूर करने का दूर कीजिएगा, है ना। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे चिल्ड्रेन, बाय बाय, meet you tomorrow with a new video and try to learn exercises and everything with the help of the given questions and answer. Thank you, have a nice day, bye bye.